वेलकम टू। और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस की। ठीक है, प्रीपोजिशंस का कंसेप्ट क्या है, काइंड्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है, अलोंग विद डेफिनेशन एंड टाइप्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशंस के बारे में जो हम आज बात करेंगे उसमें प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस को सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जा सकता है, और प्रीपोजिशंस जो होती हैं इन प्रीपोजिशंस में किस तरीके से क्वेश्चंस बना करके अलग अलग एग्जामिनेशंस के पेपर्स में एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिए जाते हैं। ये सारी बातों से रिलेटेड हमें बातें करनी है। और प्रीपोजिशंस के बारे में एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी और वर्ड पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये इंडिविजुअल वर्क करने वाले वर्ड्स होते हैं। और ये वर्ड्स जो होते हैं ये सेंटेंस के साथ, वर्ड्स के साथ मिल करके एक यूनिक तरीके का जो है मीनिंग या मतलब बताते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस को स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट्स, काइंड्स और एग्जांपल्स। कंसेप्ट का मतलब होता है बेसिक आइडिया, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कि एक्चुअल में है क्या। उसके बाद काइंड्स, टाइप्स और फिर एग्जांपल्स, क्योंकि बिना एग्जांपल्स की चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है, लेट्स गो ऑन विद इट। चलिए देखते हैं फिर। प्रीपोजिशन में सबसे पहले आता है कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स। तो कंसेप्ट और एग्जांपल्स क्या कहता है? सबसे पहले डेफिनेशन, मतलब हिंदी में परिभाषा। A preposition is a word that is used before a noun or a pronoun to show its relation with the remaining words of the sentence. प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उसके बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन या वर्ड्स हो सकते हैं सेंटेंस में। और इन वर्ड्स का काम होता है नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताना, या तो आपस में और या फिर नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताना उस नाउन और प्रोनाउन के बाद में आने वाले वर्ड्स या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। जो उसका रिलेशन है, जो मीनिंग निकल रहा है, इस बात को समझाने के लिए प्रीपोजिशंस वर्ड्स का यूज किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन्हें तोड़ दें तो दो वर्ड निकलेंगे, प्री और दूसरा पोजिशंस। ठीक, प्री पोजिशंस मतलब किसी वर्ड के पहले आने वाला वर्ड और उसके आने के बाद आने वाले वर्ड, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड का यूज किया जाता है उसे हम प्रीपोजिशन वर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस हैं एक तरह से कंजंक्शंस की तरह ही कनेक्ट करने वाले वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये एक्शन है, टाइम है, प्लेस है, इनके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी देते हैं। जबकि कंजंक्शंस का काम होता है दो नाउन्स, प्रोनाउंस को या एडजेक्टिव्स को या फ्रेजेस को या वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ने का। ठीक है, जबकि प्रीपोजिशंस जोड़ते भी हैं और एक यूनिक मीनिंग को डिलीवर भी करते हैं। ठीक, तो देखते हैं पहले एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है द मोबाइल इज ऑन द टेबल। तो यहां पर हमने ऑन प्रीपोजिशन देख रहे हैं, सेंटेंस में हम यहां पर ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ है। ऑन द टेबल मतलब यहां पर ये बता रहा है सरफेस। ठीक है, अगर कोई चीज किसी सरफेस पे रखी है, किसी सरफेस को टच कर रही है, टेबल की सरफेस को, तो इसे बताने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस में किया गया है। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन क्या बता रहा है? मोबाइल का टेबल से, उसकी सरफेस से रिलेशन बताने का काम जो है वो प्रीपोजिशन ऑन से लिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट में द कैट इज अंडर द टेबल। तो यहां पर अंडर द टेबल जो है, ये अंडर टेबल के नीचे है कैट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने का काम, इनके रिलेशन को बताने का काम अंडर प्रीपोजिशन से लिया जा रहा है। मतलब टेबल के नीचे अगर आप देखेंगे तो टेबल के नीचे कैट आपको मिलेगी। तो यहां पर सेंटेंस ने इन दोनों वर्ड्स का रिलेशन बताया है। ठीक, नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू स्लीप, वह सोने जा रहा है। तो यहां पर देखिए टू प्रीपोजिशन जो है उसके सोने की जाने की बात को कह रहा है और दोनों स्लीप वाली एक्टिविटी से गोइंग वाली एक्टिविटी को उसके ही की जोड़ रहा है। ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट में आई एम इन द लाइब्रेरी है, तो इन जो है लाइब्रेरी में बता रहा है आई को, मतलब मैं लाइब्रेरी में हूं, मतलब लाइब्रेरी के अंदर हूं, मतलब इनसाइड मीनिंग को बताने के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ठीक, ये अवस्था भी बता रहा है, स्टेट भी,
और एक तरह से कंडीशन भी बता रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल बेसिक देखे कि प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो अपने पहले और बाद में आने वाले वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ती हैं और उनका रिलेशन बचे हुए सेंटेंस के पार्ट से भी रिलेट करके बताती हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब देखिए यहाँ पर काइंड्स एंड एग्जांपल्स प्रीपोजिशंस के हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, बहुत प्रकार की प्रीपोजिशंस होती हैं, ठीक है। बहुत प्रकार की हो सकती हैं, उनके बहुत सारे काइंड्स और टाइप्स हो सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशंस का मतलब होता है प्रीपोजिशंस दैट आर यूज्ड फॉर लोकेशन, सरफेस, रिलेशन, स्टार्टिंग पॉइंट्स या टाइम। इन सब चीजों के बारे में जानकारी देने वाली प्रीपोजिशंस को हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशंस, ठीक है। जो लोकेशन बताने का काम करें कि कोई चीज कहां पर रखी हुई है, जो सरफेस बताएं जिस पर रखी हुई है, किन्हीं दो चीजों का रिलेशन बताएं, या स्टार्टिंग पॉइंट बताएं किसी चीज का कि कहां से वो बात शुरू हो रही है, या समय की जानकारी देने वाली प्रीपोजिशंस को भी हम जो है वो हम सिंपल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स कौन से हैं? इन है, ऑन है, एट है, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, बाय, ओएफएफ ऑफ, थ्रू, टिल, ठीक है। ये सारी प्रीपोजिशंस जो है सिंपल प्रीपोजिशंस में आते हैं। इनका मतलब इनसाइड से रिलेटेड होता है, ऑन सरफेस के लिए, एट किसी लोकेशन के लिए होता है, फॉर का इस्तेमाल किसी के लिए हो गया, फ्रॉम जहां से स्टार्ट किया गया हो, ऑफ रिलेशन बताता है, बाई किसके द्वारा किसी कार्य को अंजाम दिया गया है, एजेंट उसके लिए कहता है, ओएफएफ का मतलब चीजों को अलग कर देना होता है जैसे कि स्विच ऑफ, ठीक है। उसी तरीके से डिस्कनेक्शन, और थ्रू का मतलब हो करके गुजर जाना, और टिल का मतलब कब तक या तब तक जब हम बोलते हैं तो टिल देन ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और प्रकार हो सकते हैं, लेकिन ये सब देखिए सिंगल वर्ड्स हैं, इसीलिए सिंपल प्रीपोजिशंस हैं। इसके बाद आता है डबल प्रीपोजिशंस, जिसमें आता है प्रीपोजिशंस दैट आर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ऐसे प्रीपोजिशंस जो कम से कम दो वर्ड्स से मिलकर के बने हो, उन्हें हम डबल प्रीपोजिशंस कह सकते हैं, जैसे इन और टू, ऑन और टू, थ्रू और आउट, अप और टिल, अप और टू, विद और इन, विद और आउट, इसी तरह से अप और ऑन। आप ध्यान से देख रहे हैं कि इन सारे वर्ड्स जो हैं ये कम से कम दो वर्ड से बन करके बने हैं, और दो वर्ड से मिलकर के बनी हुई प्रीपोजिशन, दो मतलब डुअल मींस टू, तो यहां पर हम कह सकते हैं दो मतलब डबल, इसीलिए इनको डबल प्रीपोजिशंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें इनटू जो है वो किसी जगह पे प्रवेश करने के सेंस में आ जाता है, ऑन टू का इस्तेमाल है किसी निश्चित डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है, थ्रू आउट मतलब किसी चीज के पूरे प्रोसेस के दौरान, अप टिल किसी समय के लिए आ जाता है, अप टू कोई पर्टिकुलर पर्पस के सेंस में आ सकता है किसी लिमिट को तय करने के लिए, विद इन किसी चीज को लिमिट में बांधने के लिए आ सकता है, विदाउट किसी चीज को किसी पॉइंट से अलग रखते हुए हो सकता है एक्सेप्ट के सेंस में, और अपॉन किसी एक्शन को बताने के लिए किया गया प्रीपोजिशन, बनाया गया प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने सिंपल और डबल प्रीपोजिशंस देखे। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड जो कैटेगरी है वो है कंपाउंड प्रीपोजिशंस, ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स के बारे में कही जाती हैं जो वर्ड्स मर्ज होकर के अलग अलग वर्ड से और एक वर्ड की तरह फंक्शन करते हैं, जैसे अबव, जैसे अबाउट, जैसे अक्रॉस, जैसे अलोंग, जैसे बिफोर, बिहाइंड, इनसाइड, आउटसाइड और बीनीथ, ठीक। यहां पर वर्ड्स में आप देख रहे हैं कि ये प्रीपोजिशंस जो हैं किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज होती हैं और कंपाउंड है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी वर्ड्स के लेटर की संख्या है वो तकरीबन 4 या 4 से ज्यादा वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आप देखिए इन सारे वर्ड्स में एक मिनिमम 5 वर्ड्स हैं, तो 4 या 5 वर्ड्स से ज्यादा अगर वर्ड्स से मिलकर के एक वर्ड बना है प्रीपोजिशन का, तो उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। ये जनरल आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए है। अबव कौन चीज किसके ऊपर नीचे किस तरफ रखी है, अबाउट का मतलब अराउंड या आसपास के सेंस में आता है, अक्रॉस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, अलोंग का मतलब साथ में होता है,
इसी तरीके से बिफोर का मतलब किसी चीज के पहले, और इसी तरीके से बिहाइंड का मतलब उस किसी चीज के पीछे कोई चीज रखी है। इनसाइड का मतलब आप जानते हैं अंदर, आउटसाइड बाहर हो गया। बीनीथ का मतलब है किसी चीज के नीचे कोई चीज रखी है लेकिन छुपी हुई है। इस सेंस में जब बात की जाती है तो बीनीथ प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा ये है कंपाउंड प्रीपोजिशंस। इसके बाद आते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस दैट आर मेड अप ऑफ एट लीस्ट टू और मोर देन टू वर्ड्स एंड आर यूज्ड एज फ्रेजेस। ऐसे प्रीपोजिशंस जो मिनिमम दो शब्दों से या दो से ज्यादा शब्दों से बने हैं और जिनका प्रयोग वाक्य में करके हम फ्रेज की तरह कोई बात को उसके मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेज मतलब फ्रेज की तरह यूज किया जा रहा है। अगर किसी प्रीपोजिशन को किसी नाउन के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ, किसी और वर्ब के साथ, तो उसे फ्रेज के कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें जनरली मिनिमम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे इन एडिशन टू, हिंदी में कहते हैं इस चीज के साथ वो चीज भी, तो इन एडिशन टू उसके साथ हो गया। इसी तरह बाय मीन्स ऑफ कहा जाता है, किस तरीके से किसी चीज को अंजाम देना, तो बाय मीन्स ऑफ व्हाट। इसी तरह से इन स्पाइट ऑफ, के अलावा, के बावजूद के सेंस में आता है। अकॉर्डिंग टू का मतलब के हिसाब से, के अनुसार हो जाता है। इसी तरह से ओइंग टू का मतलब भी किसी को फेवर देते हुए या उसकी वजह से कहना हो तो ओइंग टू, या क्रेडिट देना किसी चीज को, इसके सेंस में ओइंग टू हो जाता है। इन फेवर ऑफ, किसी चीज के फेवर में होना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें मिनिमम आप देख रहे हैं कि यहां पर देखिए 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, 1 2 3, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर फिर से 3 वर्ड का यूज किया गया है। तो प्रीपोजिशंस जब फ्रेजेस के रूप में होती हैं तो कम से कम दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। तो फ्रेज के रूप में है, इसलिए फ्रेजल प्रीपोजिशंस हो गया। ऐसे समझना आसान है, ठीक। इसके बाद आते हैं आखिरी की दो प्रीपोजिशंस की कैटेगरी पे, जो कि है पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस का मतलब है कभी किसी बात को समझाने के लिए हम सेंटेंस में स्टार्टिंग में या एंड में कुछ ऐसे वर्ड्स लगते हैं जो किसी बात को कंसर्न कर रहे हो या रिलेट कर रहे हो किसी और बात से, और ऐसा करने में किसी एक्टिविटी या प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हो जो उस समय लगातार चल रही हो। तो इस प्रकार की बात कहने वाली प्रीपोजिशंस को हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहते हैं, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो वहीं से पार्टिसिपल प्रीपोजिशन वर्ड निकल के आया है। जैसे कंसर्निंग, कंसिडरिंग, बारिंग, ड्यूरिंग, ये वर्ड तो बहुत ज्यादा सुना है आपने, टचिंग, इन सारे वर्ड्स का यूज किया जाए सेंटेंस में। इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, प्रीपोजिशंस दैट एंड इन आईएनजी, ऐसे वर्ड्स या प्रीपोजिशंस जो आईएनजी फॉर्म में खत्म हो रहे हो उन्हें हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पे खत्म होने वाली प्रीपोजिशंस को हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, ठीक। इसके बाद आते हैं डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशंस। डिस्गाइज्ड का मतलब छुपी हुई प्रीपोजिशंस। कई बार किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि एक प्रीपोजिशन मौजूद होती है लेकिन छुपी हुई होती है, या सिंबॉलिक किसी वर्ड का, लेटर का, एबीसीडी किसी लेटर का इस्तेमाल करके वहां पर प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट किया गया होता है, लेकिन पूरा प्रीपोजिशन को नहीं लिखा गया होता क्योंकि वो छुपी हुई है या अंडरस्टूड है, इसीलिए उसे डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रीपोजिशंस दैट आर नॉट यूज्ड डायरेक्टली बट आर यूज्ड इन देयर शॉर्टर फॉर्म्स। ऐसे प्रीपोजिशंस जिनको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है और उनके शॉर्टर फॉर्म्स मतलब कंसाइज फॉर्म में यूज किया जाता है, पूरा प्रीपोजिशन को लिखा ही नहीं जाता है, उनको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशंस या छुपी प्रीपोजिशंस। जैसे लेटर ए या लेटर ओ, इनको भी हम डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन के नाम से जान सकते हैं। जैसे हमने कहा इस सेंटेंस में इन 5 days अ वीक, तो 5 days अ वीक में अ का इस्तेमाल प्रीपोजिशन की तरह से किया गया है क्योंकि छुपी हुई है। जैसे थ्राइस अ वीक हमने कहा, ठीक है, तो हम वीक और थ्राइस को अ से जोड़ रहे हैं। ये लेटर यहाँ आर्टिकल नहीं है, यहाँ प्रीपोजिशंस का काम कर रहा है दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, उनके रिलेशन को बताने के लिए। कि थ्राइस ये वर्ड कब होता है, वीकली, वीक में थ्राइस 3 बार, ठीक है, ये एक्टिविटी होती है। ऐसे ही हमने कहा 5 days अ वीक, मतलब एक वीक में ये एक्टिविटी, कोई भी अगर एक्टिविटी है तो 5 times वो
टेक प्लेस करती है मीन्स घटित होती है घटना, ठीक है। तो यहाँ पर अ का इस्तेमाल, लेटर का इस्तेमाल एक प्रीपोजिशन की तरह किया जा सकता है। और इसी तरीके से बहुत और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है प्रीपोजिशन में, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन में, ठीक है। जैसे 5 o'clock 6 o'clock में जो ओ होता है वो भी डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, यहाँ तक हमने प्रीपोजिशन के काइंड्स, टाइप्स और बेसिक एग्जाम्पल मीनिंग को देख लिया। अब हम आते हैं प्रीपोजिशंस में जिस तरह से पॉइंट्स यूजेज के पैटर्न पे होते हैं उनको देखते हैं। तो करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल वाक्य में कैसे किया जाएगा, उसमें अब हम एक एक प्रीपोजिशन को अलग अलग लेके चलते हैं। पहले हमने बेसिक आइडिया क्लियर किया, काइंड्स और टाइप्स बता दिए एग्जांपल्स के साथ, और अब हम आते हैं प्रीपोजिशंस को इंडिविजुअली, जो सबसे ज्यादा पूछी गई प्रीपोजिशंस होती हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनके बेसिक आइडिया को समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो पहला है एट, यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेसेस, टाइम, कॉस्ट, रेट, स्पीड, एक्शंस, एज एंड विद सर्टेन वर्ड्स। एट एक ऐसी प्रीपोजिशन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टाइम बताने के लिए, छोटी जगहों के लिए, और उसके साथ साथ कॉस्ट किसी चीज की क्या है ये बताने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है किस चीज का वो बताने के लिए, स्पीड बताने के लिए, या एक्शंस को बताने के लिए, या एज को बताने के लिए भी हम इस्तेमाल एट को कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन एट ही यूज होता है, ठीक। तो एट प्रीपोजिशन का जनरल मतलब होता है लोकेशन को बताना, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट, टाइम, स्पीड, प्लेसेस और भी कई जानकारियां ये दे सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में क्या है, माय ब्रदर लिव्स एट हजरतगंज इन लखनऊ। अब देखिए लखनऊ क्या है, सिटी है, और हजरतगंज के लिए क्या है, एरिया। तो एरिया को बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। एट का इस्तेमाल स्मॉल, स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगहों की बात जब की जाती है तो एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ी जगह शहरों की बात जब की जाती है, कंट्रीज की बात की जाती है, तब प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है, एट का यूज नहीं किया जाता। आपने सुना ही होगा ये स्टेटमेंट, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो इंडिया क्या है, कंट्री है। जब बड़ी जगह की बात होती है, राज्यों की बात होती है, देशों की बात होती है, तो छोटी जगह या एरिया के मुकाबले में बड़ी जगहों के लिए इन और छोटे के लिए एट का यूज किया जाता है। तो एट जो प्रीपोजिशन है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया या लोकेलिटी को बताने के लिए एट प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है। सेकंड वाला कहता है ही ऑलवेज शाउट्स एट मी, वह हमेशा मुझ पे चिल्लाता है। तो यहां पर देखिए आप, शाउट्स एट मी, यहां पर ये एक बात को क्लैरिफाई कर रहा है। शाउट्स के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है क्योंकि कुछ वर्ड्स के साथ कुछ वर्ड्स फ्री बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। जैसे देखिए सर्टेन वर्ड्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट में ही विल रीच एट 10 PM। तो यहां पर देखिए, यहां टाइम बताने के लिए, जैसा कि हमने बात की थी, टाइम बताने के लिए प्रीपोजिशन एट का यूज किया गया है कि वो पहुंचेगा लेकिन 10 बजे तक पहुंचेगा। ही विल रीच एट 10 PM, ठीक है। नेक्स्ट में आई मेट हिम एट द पार्टी, तो ये भी क्या बता रहा है, लोकेशन या किसी जगह को बताने के लिए क्या यूज किया गया है, एट प्रीपोजिशन का यूज यहां पर किया जा रहा है। नेक्स्ट में है वी मेट एट क्रिसमस। क्रिसमस कोई ओकेजन की बात की जा रही है, किसी अवसर की बात की जा रही है, उस अवसर पर हमारी मुलाकात हुई थी। वी मेट एट क्रिसमस, जैसे हमने कहा हम वी मेट एट दिवाली, ठीक है, या क्रिसमस, किसी त्यौहार के उपलक्ष्य में मुलाकात हुई थी कहना चाहते हैं, तो एट का यूज करते हैं। और एट का मतलब जैसे कि हमने बताया था एज, तो एज के लिए भी होता है। जैसे हम कहते हैं एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 50, तो ऐसे भी एट का यूज किया जाता है। जैसा कि हमने बात की है कि ये सारी चीजों को बताने के लिए एट प्रीपोजिशन को बनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इन। इन प्रीपोजिशन क्या कहता है, इन यूज किया जाता है बिग प्लेसेस के लिए, टाइम के लिए, फ्रेजेस के लिए, ईयर के लिए, कोई निश्चित साल के लिए, और कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिनके साथ इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इन प्रीपोजिशन का मतलब होता है इनसाइड। कोई चीज किसी चीज के अंदर रखी है, कंडीशन है, चारों तरफ से कवर्ड है, संरक्षित रखी है, तो इस बात को समझाने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज जो है नॉर्मल कंडीशंस में किया जाता है, ठीक है। चारों तरफ से कवर्ड किसी चीज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस कंडीशन में हम इन का यूज करते हैं। जैसे
आई लिव इन इंडिया, ये पहला लॉजिक तो वही हो गया बड़ी जगहों के लिए, हमने बात की थी इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने बताया था कंट्री, कंट्रीज के सेंस में, बड़ी जगहों के सेंस में आप यूज करते हैं इन का यूज करते हैं। सेकंड वाले में ही कॉल्ड मी इन द आफ्टरनून कह रहा है, तो यहां देखिए कॉल कब किया गया, आफ्टरनून, मतलब टाइम बताने के लिए, दिन के एक पहर को बताने के लिए भी इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब आफ्टरनून की जो भी लिमिट हुई होगी, इनिशियल आफ्टरनून स्टार्ट होने से लेकर के जब तक खत्म इवनिंग शुरू नहीं हो गई होगी, उसके बीच में किसी भी समय उसने मुझे कॉल किया था। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, द न्यूज वॉज इन द न्यूज़पेपर, न्यूज कहां पर मौजूद थी, कहां छपी थी, कहां से निकाली गई है, ये बताने के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। मतलब प्रीपोजिशन के इन कह रहा है कि न्यूज न्यूज़पेपर में थी, न्यूज़पेपर में मौजूद थी जब उसको आपने पढ़ा या उसे देखा। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखिए ही गोज फॉर अ वॉक फ्रेज हो गया इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग का समय जो भी होता है आफ्टरनून से पहले, उस पूरे समय में किसी भी एक समय वो मॉर्निंग के समय वॉक पे जाता है। ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक। तो यहाँ पर मॉर्निंग के किसी भी एक समय में जब तक मॉर्निंग खत्म नहीं होती वो वॉक पे जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला स्टेटमेंट कहता है आई वॉज इन द क्लास व्हेन योर ब्रदर कॉल्ड, जब तुम्हारे भाई ने फोन किया था तब मैं क्लास में था। मतलब देखिए चारों तरफ से कवर्ड किसी चीज में कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु रखी हुई है तो भी इन प्रीपोजिशन का यूज किया जा सकता है। जैसे हमने कहा ही इज इन द क्लास, मतलब वो इस समय क्लास में होने की अवस्था में है। तो अवस्था को बताने के लिए कंडीशन को भी, चारों तरफ से कवर्ड किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज रखी है, कोई बैठा है, तो इस कंडीशन में भी इनका यूज किया जा सकता है। जैसे आई वॉज इन द क्लास, इनसाइड का सेंस दे रहा है। नेक्स्ट है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947, तो 1947 क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है। 1947 में इंडिया को आजादी मिली थी, मतलब उस सन में, उस ईयर में। तो यह देखिए अभी बात हुई थी ईयर या टाइम बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक। तो ये थे इनके यूजेज की, इनको जनरली प्रीपोजिशन को किन बातों को कहने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट ये कहता है इनटू, इनटू प्रीपोजिशन यूज की जाती है मोशन के लिए इनसाइड समथिंग। कोई चीज के अंदर अगर कोई मोशन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, तो इसे बताने के लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एनी काइंड ऑफ चेंज विद सर्टेन वर्ड्स, किसी भी प्रकार का चेंज या किसी सर्टेन, कुछ सर्टेन मतलब खास शब्दों के साथ हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, या किसी प्रकार का चेंज या बदलाव को दर्शाने के लिए भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर इस प्रीपोजिशन को हम तोड़ के देखें तो क्या मिलेगा हमें, इन प्लस टू। तो टू का मतलब टूवर्ड्स और इन का मतलब इनसाइड। तो किसी भी नए माहौल में प्रवेश की बात की जाए, मतलब एंटर की बात की जाए, ठीक है, एंट्रेंस की बात की जाए, दाखिले की बात की जाए, तो इस कंडीशन के लिए भी हम इनटू प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। ये इसके बेसिक मीनिंग से बिल्कुल अच्छे से मैच होता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट का एग्जांपल क्या है, शी फेल इनटू द वेल, ठीक है, वो वेल में, कुएं में गिर गई, ठीक। तो ये एक किसी भी तरीके के माहौल में मूवमेंट हुआ, प्रवेश हुआ, या नए माहौल में पहुंच जाना जो है, इनटू प्रीपोजिशन जो है इस्तेमाल करने के लिए सेंटेंस में आता है, ठीक। अच्छा जैसे देखिए इसके बाद सेंटेंस है ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो रिवर में कूदा। अब हमने कहा किसी भी प्रकार का बदलाव, ठीक है, तो वाटर का मीडियम और एयर का मीडियम अलग अलग होता है। तो किसी नए माहौल में प्रवेश हुआ, तो प्रवेश के सेंस को बताने के लिए भी इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जो जम्प्ड वर्ब के साथ यहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस। ब्रोक इनटू एक फ्रेज है, किसी की इजाजत के बगैर उसके घर में प्रवेश करना, ठीक है, एंटर कर जाना। ये ब्रेक इनटू फ्रेज प्रीपोजिशन से यूज होता है, जिसको हम नॉर्मली इनटू प्रीपोजिशन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इनटू के बिना इसे बताया नहीं जा सकता। तो यहां पर पास्ट में है तो ब्रेक का ब्रोक हो गया, द रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस, ठीक है, रॉबर्स ने जो थीव्स थे, जो डेकॉइट्स थे, वो घर के अंदर बिना इजाजत के घुस गए, ब्रोक इनटू द हाउस, ठीक। तो ये क्या बता रहा है, नए माहौल में प्रवेश।
नेक्स्ट है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का मतलब एक विचार है जिसे इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। मतलब हिंदी में कहा जाए तो स्थानांतरण, इंग्लिश में कहा जाए तो शिफ्टिंग है, ट्रांसफरेंस है। कोई एक बात को जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें बदलाव आता है, और बदलाव को दर्शाने के लिए ही तो इनटू प्रीपोजिशन को बनाया गया है। इसलिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन कहते हैं, किताबों में देखिएगा ट्रांसलेशन की हमेशा लिखा होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू हिंदी, क्योंकि वो आप चेंज कर रहे हैं, विचार नहीं बदल रहा, उस विचार को कहने का तरीका बदल रहा है, भाषा बदल रही है, ठीक है। फिफ्थ में द पुलिस लुक्ड इनटू द केस। अब यहाँ लुक्ड इनटू का मतलब वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन आ रही है, एक तरीके का फ्रेज बना रही है। द पुलिस लुक्ड इनटू द केस का मतलब है पुलिस ने केस में तफ्तीश की या इन्वेस्टिगेशन किया, या उस केस के बारे में जो है उस पर ऑब्जर्वेंस की, उसको ऑब्जर्व किया, उसे इन्वेस्टिगेट किया, पता लगाने की कोशिश की। लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, ऑब्जर्व करना उस केस में कि क्या देखने लायक चीज है, कौन कल्प्रिट है, कौन नहीं है, कौन अक्यूज्ड है, कौन दोषी है, कौन नहीं है। तो लुक इनटू जो है यहाँ पर उस केस का विश्लेषण करने की बात को कहने के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है, ठीक है। तो यहां तक हमने बात की थर्ड वाले पॉइंट पे। अब देखिए फोर्थ वाले में आता है ऑन प्रीपोजिशन। ऑन प्रीपोजिशन यूज फॉर सरफेस, टचिंग, टाइम, डे, राइडिंग एंड विद सर्टेन वर्ड्स, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज अगर किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, उस सरफेस को टच कर रही है और कोई मूवमेंट नहीं है, या कभी कभी जैसे टाइम बताने के लिए, जैसे टाइम बताने के लिए, डे बताने के लिए, या आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं या कोई गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। और कुछ सर्टेन वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। बेसिक मीनिंग इनका सरफेस को टच करना होता है और विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। या टाइम या डे की बात की जाए, या किसी सवारी की बात की जाए, जैसे व्हीकल में आप बाइक या स्कूटी चला रहे हैं, इन सब चीज़ों के सेंस में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, देयर आर टू बॉक्सेस ऑन द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्सेस ऑन द टेबल हैं, मतलब टेबल पे रखे हैं, उसकी सतह को टच कर रहे हैं। इस बात को बताने के लिए ऑन का यूज किया गया है, विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट में सेकंड वाले में सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, आई विल मीट यू ऑन ट्यूजडे। तो यहाँ ट्यूजडे देखिए क्या बता रहा है, ये बता रहा है डे, कौन सा डे और टाइम, ये दोनों पॉइंट्स इसमें आ गए, ठीक है। तो आई विल मीट यू ऑन ट्यूजडे, मैं ट्यूजडे पे मिलूंगा तुमसे, मतलब ट्यूजडे दिन वो दिन होगा जिस दिन मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी। तो यहाँ पर ऑन का यूज आपने टाइम और डे को यूज करा बोलने के लिए। थर्ड वाले में ही इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। तो यहाँ पर सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर जो है, आप सरफेस को टच करना, सपोर्ट रखना, बैठने के सेंस में, सिट करने के सेंस में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस सरफेस के सेंस में बात आ रही है। नेक्स्ट में ही गोज टू ऑफिस ऑन हिज मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल पे अब वो जाता है, तो यहाँ आप क्या बात कर रहे हैं, राइडिंग की बात कर रहे हैं। राइडिंग की बात करने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ सर्टेन वर्ड्स, जैसे कि हम कहते हैं टर्न ऑन टू पेज 56, 56 नंबर के पेज पे पहुंचिए। तो पे हिंदी में बोला, या पे पर, या पहुंचिए, या पेज पर पहुंच जाइए, उस कंडीशन में पहुंचिए। तो यहाँ उसके लिए भी ऑन का यूज किया जा सकता है, जैसे टर्न ऑन टू पेज 56, 56 पेज पर पहुंचिए, ठीक है। किसी किताब में उस पेज पे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए किसी को दिया गया इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है द हाउस इज ऑन फायर, ठीक है। हाउस इज ऑन फायर कहा जाता है, आग लग जाना किसी घर में, ये बात आप कहना चाहते हैं तो इंग्लिश में द हाउस इज ऑन फायर, वो घर में आग लगी है। हिंदी में तो बोलना आसान है, लेकिन इंग्लिश में ऑन का यूज किया जाता है हाउस और फायर को जोड़ने के लिए, मीनिंग को क्लेरिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये वर्ड्स थे, ये पॉइंट्स थे सेंटेंसेस में, ये जो कंसेप्ट था ये ऑन के लिए था, ठीक है। अब ऑन के बाद आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ वाला, जो कि कहता है बिटवीन क्या है और एमंग क्या है, ठीक है। बिटवीन और एमंग प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा रिलेशन में डिफरेंस नहीं है। दो ऑब्जेक्ट्स या तीन ऑब्जेक्ट्स को के बारे में बात करने पर डिफरेंस समझ में आता है। जैसे
दो लोगों के बारे में या वस्तुओं के बीच में अगर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, मतलब बांटी जा रही है, वितरण की जा रही है, डिवाइड की जा रही है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो हम यूज करते हैं बिटवीन का। और अगर तीन या तीन से ज्यादा व्यक्ति और वस्तुओं में कोई चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या बांटा जा रहा होता है या वितरण किया जा रहा होता है या डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा होता है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुएं शामिल हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, एमंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो बिटवीन के लिए देखते हैं सेंटेंस पहला क्या है, ही इज सिटिंग बिटवीन हिज एल्डर ब्रदर एंड हिज फादर। वो अपने बड़े भाई और अपने फादर के बीच में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ आप उसकी पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दो लोग हैं, एक और दो, तो इसके लिए क्या यूज किया आपने, बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट में डिवाइड दी स्वीट्स बिटवीन यू एंड योर ब्रदर, तो ये स्वीट्स को तुम और अपने भाई के बीच में, तुम और तुम्हारे भाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर स्वीट्स को कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एक, दो, तो यहां भी दो का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, दैट इज बिटवीन। ठीक, एमंग का मतलब तीन या तीन से ज्यादा के लिए होता है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, डिवाइड दी स्वीट्स एमंग दीज 5 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के बीच में वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट मतलब मिठाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है। तो यहाँ 5 जो है दो से ज्यादा है, इसीलिए क्या यूज किया गया, एमंग यूज किया गया, क्योंकि तीन या तीन से ज्यादा की बात के लिए हमेशा एमंग यूज होता है, बिटवीन यूज नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में, सेकंड वाले में, डिवाइड दी स्वीट्स एमंगस्ट अस। अब यहाँ देखिए आप AMONG था और यहाँ पर AMONG के बाद ये ST अलग से लग गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब कभी एमंग के बाद कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें वाल साउंड हो, मतलब AEIOU वाला साउंड हो, जो हिंदी में कहते हैं आप स्वर का साउंड हो, इंग्लिश में वाल साउंड हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एमंग की जगह पर एमंगस्ट का यूज करते हैं। और एमंग में ST क्या होता है, AMONG में ST क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, ये ऐड कर दिया जाता है, लेकिन ये कब होगा, जब यहाँ पर जो वर्ड है आखिरी का, इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो वाल साउंड हो, कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होना चाहिए, तब ये बात अप्लाई होती है और एमंग का एमंगस्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, 7th और 8th प्रीपोजिशन किसको एक्सप्लेन करते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स भी प्रीपोजिशन है, इनके डिफरेंस पे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है, ही इज सिटिंग बिसाइड माय ब्रदर। तो बिसाइड का मतलब होता है पोजीशन बताना, ये क्या बताता है, पोजीशन बताता है। पोजीशन मतलब, बिसाइड का मतलब हो गया टू बी ऑन आइदर साइड, किसी एक तरफ साइड में बैठा होना, पोजीशन को बताना पहले या बाद में। तो बिसाइड का मतलब बाई के सेंस में इसमें आता है, सिर्फ साइड कौन सी है बताने में, या नेक्स्ट टू कोई व्यक्ति कोई किसी चीज के या किसी व्यक्ति के बैठा हुआ है। तो यहाँ बिसाइड सिर्फ एक लोकेशन बताने का काम कर रहा है, पोजीशन बताने का काम कर रहा है। जबकि सेकंड वाले एग्जांपल देखिए, बिसाइड, यहाँ पर बिसाइड था और यहाँ बिसाइड्स हो गया। सेंटेंस क्या है, बिसाइड्स हिंदी ही नोज इंग्लिश ऑल्सो। तो हिंदी के अलावा, सेंटेंस क्या कह रहा है, हिंदी के अलावा वो अंग्रेजी भी जानता है। तो यहाँ बिसाइड्स का मीनिंग ही चेंज हो गया। बिसाइड में जैसे ही एस लगेगा इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन एडिशन टू। जब आप इन एडिशन टू कहना चाह रहे हो तो आप बिसाइड्स का यूज करते हैं, मतलब के अलावा, इसके साथ साथ ये भी, हिंदी के अलावा वो व्यक्ति इंग्लिश भी जानता है। तो दो चीजों के साथ आप इन एडिशन टू का सेंस कह रहे हैं, इसके अलावा यह भी। तो इन एडिशन के टू के सेंस में क्या आता है, बिसाइड में एस लगा करके बिसाइड्स प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, क्योंकि वो पोजीशन बताता है और इसका मतलब है के अलावा। ठीक, नेक्स्ट है 8th वाला, अबव, यूज फॉर हायर देन, किसी चीज से कोई चीज कितने हायर है लेवल बताने के लिए, ओवर बताने के लिए, मोर इन नंबर और क्वांटिटी, किसी चीज से कोई दूसरी चीज क्वांटिटी या नंबर में ज्यादा हो या सुपीरियर हो क्वालिटी में, इन सब के लिए हम यूज करते हैं अबव। जैसे हमने कहा फर्स्ट स्टेटमेंट में, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, क्लाउड के ऊपर उड़ रहा है, तो हायर देन द क्लाउड्स है ना वो। तो यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, हायर देन का, क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है।
इसका सेंस आ रहा है। सेकंड वाले में देयर आर अबव 70 चिल्ड्रन इन दिस ऑर्फनेज, इस ऑर्फनेज में जहां पर जो है ऑर्फन बच्चे हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है, इस ऑर्फनेज में 70 चिल्ड्रन से ज्यादा हैं, ठीक है। उनकी टोटल संख्या जो है बच्चों की वो 70 से ऊपर जा चुकी है, ठीक है। तो यहां भी हायर पोजीशन या मोर इन नंबर की बात करने के लिए यूज किया गया है प्रीपोजिशन अबव को। ये इसका बेसिक मीनिंग है, ठीक है, जो इन दोनों सेंटेंस से हमने क्लियर ऑफ कर लिया है, ठीक। अब देखिए यहां पर हमने 7th और 8th पॉइंट में बिसाइड, बिसाइड्स और अबव प्रीपोजिशन के बारे में बात की और उनकी टेक्निकलिटीज के बारे में बात की, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।